जिंदगी खुद अपनी मेहमान बहुत अपनी मेहमान सरफरोशी हुई तमन्ना बहुत। Hello students, welcome to Shield Defense Academy. Now today we are going to start with a very important topic, that is prepositions. So please look at your screens. What is a preposition? First of all, let me tell you, word which defines relation between two or more. एक ऐसा शब्द जो कि दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में जो संबंध दिखाता है, उनके बीच में कनेक्शन क्या है दिखाता है, उसे हम कहते हैं preposition. ओके कैसे, किस तरह से? प्लीज सी क्या बताया गया है, फिजिकली और मेटाफोरिकली. व्हाट डू वी मीन बाय दीज टू टर्म्स? फिजिकली, फिजिकल आप समझ रहे होंगे क्या? फिजिकल कैसे? भौतिक रूप से, भौतिक तौर पे अगर दो चीजों के बीच में संबंध होता है, दो चीजों के बीच में भौतिक रूप से कैसे संबंध हो सकता है? देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा यू आर सिटिंग इन द रूम, यू आर सिटिंग इन द रूम, ध्यान से समझिएगा इस सेंटेंस को जो मैं बोल रहा हूं. यू आर सिटिंग इन द रूम, आप कमरे में बैठे हैं. दो चीजें हैं इस सेंटेंस में, एक आप हैं और दूसरा क्या है? कमरा. एक यू है और दूसरा क्या है? रूम. इस रूम में जहां पे आप अभी बैठे हैं और आप में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है बताइए? सिंपल रिलेशन ये है कि आप इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं. यू आर सिटिंग इन द रूम. किसके थ्रू पता चल रहा है, किस वर्ड के थ्रू पता चल रहा है सेंटेंस में कि आप इस कमरे के अंदर हैं? इन के थ्रू. तो इन आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा. ओके सो एक सिंपल बात है समझने की. व्हाट इज अ प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which defines relation between two or more, physically और metaphorically. metaphorically का मतलब क्या होता है? मेटाफोरिकली का मतलब होता है जो रियलिटी में नहीं है लेकिन जो हम समझ सकते हैं भावनात्मक रूप से, राइट? ये क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, इसको समझ पाएंगे किस तरह से होता है. लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच डिफाइंस रिलेशन बिटवीन टू और मोर. ओके लेट अस प्रोसीड. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. कैसे एग्जांपल्स होते हैं प्रीपोजिशन के? हाउ डू वी find, how do we identify actually that a word is preposition or not? Simple, सामने देख सकते हैं, at, in, on, by, with, for, to, into, below, etc. बहुत सारे और words होते हैं, along, below, beneath, under, beside, so on and so forth, right? इस तरह से रहता है. So please understand कि आपको preposition को समझना है और ये इसका मैकेनिज्म होता है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है. ओके नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया प्रीपोजिशन का. लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, देखिए लेट मी टेल यू गाइस, इस टॉपिक को मैं आप लोगों को थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा. विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक बट नॉट लाइक अदर टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. जैसे अभी तक आपने देखा होगा मैंने हर एक टॉपिक के पहले डेफिनेशन, थियोरी, पार्ट्स, कैसे होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया, पढ़ाया, फिर एग्जाम्पल दिए. इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे. प्रीपोजिशन को समझने के लिए आपको सीधे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा. आई विल बी टीचिंग यू द टॉपिक बट थ्रू व्हाट? थ्रू क्वेश्चंस. आई विल नॉट बी पिकिंग अप द टॉपिक सिंगली. नो, particularly I would not be taking up any topic, right? One by one I would be taking up the questions directly. मैं कुछ previous year paper questions ले रहा हूँ आपके सामने. इस तरह के questions पहले आए हैं. आप इन questions को देख करके सॉल्व करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि इनके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, राइट? सिंपली आंसर देने से तो समझ नहीं आएगा, इसको समझना भी होगा. तो हम कैसे समझेंगे प्रीपोजिशंस को? हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस को, लेकिन कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चंस के थ्रू. सो स्ट्रेट अवे लेट अस delve into the questions. You can see there are questions before you on the screen. Question number 1 देखिए. What does question number 1 say? The cake was distributed between all the children. The cake was distributed between all the children. केक खाने वाला सारे बच्चों के बीच में बांटा गया. कितने बच्चे थे? नोटिस करिए, यहाँ पे हमको एरर ढूंढना है. इस सेंटेंस में गलती क्या है हमको ये बताना है, राइट? कितने बच्चे थे यहाँ पे? ऑल द चिल्ड्रन. देखिए क्या लिखा है? ऑल द चिल्ड्रन. ऑल का मतलब कितने हो सकते हैं बताइए? एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा होंगे. दो हो सकते हैं क्या? दो से दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे? बताइए क्या लगता है आपको? वेल यहाँ पे दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, दो से ज़्यादा बच्चे हैं, सॉरी, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ऑल द चिल्ड्रन लगा है. अगर दो होते तो बोथ लगा होता या टू लिखा होता. ऑल का मतलब ही है दो से ज़्यादा, कई सारे बच्चे थे.
तो जब कई सारे लोगों में दो या दो से ज़्यादा की जब हम बात करते हैं तो क्या लगता है वहाँ पे? बिटवीन लगता है या क्या लगता है? अमंग लगता है वहाँ पे। लगता है कि नहीं लगता है? क्या लगता है? अमंग लगता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद करिए, अमंग और बिटवीन याद होगा आपको। बिटवीन कितने लोगों के लिए लगता है? 2 लोगों के लिए लगता है। अमंग कितने लोगों के लगता है? 2 से ज़्यादा लोगों के लिए लगता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पे एरर क्या होगा? ऑल द चिल्ड्रन दिया है तो बिटवीन के बदले यहाँ पे क्या लगेगा? अमंग। आपका एरर क्या होगा यहाँ पे? बिटवीन आपका यहाँ पे एरर होगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. Let's come on to the next question. Second question, you can see the world is divided between smokers and non-smokers, right? The world is divided between smokers and non-smokers. दुनिया आज 2 टाइप के लोगों में बटी हुई है, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स. स्मोकर्स जो धूम्रपान करते हैं, नॉन स्मोकर्स जो नहीं करते हैं. और ये बहुत बड़ा सच है, दुनिया में 2 ही टाइप के लोग होते हैं, या तो आप सिगरेट पीते हैं या तो आप नहीं पीते हैं. आप कोई बीच की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, राइट? ये नहीं आप कह सकते कि मैं पीता भी हूँ, मैं नहीं भी पीता हूँ, मैं एक थोड़ी पीता हूँ, मैं आधी बुझा देता हूँ, फिर उसके बाद नहीं पीता हूँ, है ना? ऐसा नहीं होता. सो लॉजिकली अगर हम बात करें 2 ही टाइप के लोग मिलेंगे. सो आपको इसमें एरर देखना है. द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड बिटवीन स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स. ओके, सो व्हाट इज़ द एरर? क्या यहाँ पे कोई गलती है? ध्यान से देखिए. द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड बिटवीन स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स. लेट अस सी दिस. क्या बिटवीन यहाँ पे सही है? ऑब्वियसली लग रहा होगा आप लोग को बिल्कुल सही है, क्योंकि कितने लोगों में बटा है? 2 लोगों में. एक वो जो सिगरेट पीते हैं और एक वो जो नहीं पीते. तो 2 लोगों के लिए हमारा क्या लगता है? बिटवीन. तो आंसर यहाँ पे बिटवीन सही होना चाहिए, नो एरर होना चाहिए, है ना? बट यहाँ पे आंसर गलत है. बिटवीन आंसर नहीं होगा यहाँ पे. करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इनटू होगा. द करेक्ट आंसर वुड बी इनटू, राइट? प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को गाइस, इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा. मैंने जानबूझ के यहाँ पे आंसर्स नहीं लिखे हैं, स्पेसिफिकली मैं इसको समझा रहा ताकि आप लेक्चर को सुने और उसके बाद आप उसको समझ करके उसके नोट्स बनाएं, राइट? हर एक चीज़ अगर, है ना, रेडी टू ईट इंस्टेंटली 2 मिनट नूडल्स अगर हर एक चीज़ होती है तो वो चीज़ लॉजिकली समझ नहीं आएगी आपको. समझिए इस चीज़ को. तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ी मेहनत करें, इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिए. ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ दैट, राइट? जैसे पहले मैंने बताया अमंग बिटवीन बहुत आसान है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं. अमंग 2 से ज़्यादा के लिए होता है, बिटवीन 2 के लिए होता है. अब जो बता रहा हूँ उसको ज़रूर नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है. द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड बिटवीन स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स. ये सेंटेंस में गलती है, राइट? इस सेंटेंस में क्या गलती है? यहाँ पे बिटवीन गलत है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बिटवीन की जगह क्या होगा? इनटू इस्तेमाल होगा. क्या इस्तेमाल होगा? इनटू. क्यों इनटू क्यों लगेगा? बिटवीन तो 2 लोगों के लिए लगता है, तो यहाँ पे इनटू क्यों लगेगा? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. देखिए, एक्चुअली आप लोगों ने जो बचपन में अपने पढ़ा होगा वो केवल ये पढ़ा होगा अमंग और बिटवीन. लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाई करते हैं तो 3 प्रीपोजिशंस आपको पढ़नी होती है. अमंग, बिटवीन, इनटू, तीनों को साथ में पढ़ना होता है, राइट? इनटू के और भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में बता रहा हूँ आपको, ठीक है? देखिए, बिटवीन कितने लोगों के लिए लगता है? 2 लोगों के लिए. अमंग कितने लोगों के लगता है? 2 से ज़्यादा के लिए. ये तो क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चों के बीच में अगर आपको 100 रुपये बांटना है, 50-50 रुपये बांटेंगे बिटवीन. 3 बच्चों के बीच में बांटने हैं आपको, तो आप उसको 100 रुपये को 3 बच्चों के बीच में बांटेंगे. ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अमंग लगेगा, राइट? इनटू कब लगता है? नाउ द क्वेश्चन इज, इनटू का इस्तेमाल कब होता है? इनटू का इस्तेमाल इन सब बांटने बंटवारे के लिए नहीं होता, याद रखिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, याद रखिएगा, पेपर में आएगा. इनटू का इस्तेमाल कब होता है? जब आप किसी एक चीज़ को उसका वितरण करने के लिए नहीं बांटते, उसको केवल हिस्सों में बांटते हैं. टेक अ लुक. एक पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर ज़रा आप आ जाइए, एक बार देख लीजिए. क्या मैंने बताया था? द केक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल चिल्ड्रन, राइट? केक को, पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, केक कई बच्चों के बीच में बांटा गया था. तो हम लोगों ने क्या लगाया था वहाँ पे? बहुत क्लियरली हम लोगों ने अमंग लगाया था, फाइन. अच्छा, एक बात बताइए, जब केक आया था तो क्या वो ऑलरेडी हिस्सों में बटा हुआ था? उसको कटा हुआ केक आया था कि ऑलरेडी एक पूरा कंप्लीट केक आया था? एक साबुत केक आया होगा ना पूरा, है कि नहीं है? जब केक आता है, साधारण सी बात है, तो वो पूरा एक होता है. जब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, जब कैंडल फूंक दी जाती है, जब उसके बाद जब सब लोग क्लैप करते हैं, तब कोई भी आदमी अपना केक काटता है, राइट?
केक को हिस्सों में काटा जाता है, जितने लोग गेस्ट हैं उसके बाद सर्व किया जाता है। जो सर्व किया जाता है, जो हिस्से करने के बाद जो बांट दिया गया, वहाँ पे बिटवीन और अमंग लगता है। लेकिन जब केक ओरिजिनल था, ओरिजिनली अपने आप में एक फॉर्म में था, तो उसके अंदर तो कोई पीसेस नहीं थे, वो एक केक माना, वो एक कंप्लीट केक, राइट, माना जाएगा उसको। आप उसको यही कंसिडर करेंगे एक कंप्लीट केक। जब आप उसे हिस्सों में बांटेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा केक को 4 हिस्सों में काटो, केक पूरा एक है, याद रखिए, एक कंप्लीट एक केक है, वो अभी कहीं से भी नहीं कटा है। लेकिन अगर मैंने कहा केक को 4 हिस्सों में बांटो, कट द केक डैश फिल इन द ब्लैंक डैश 4 पीसेस 5 पीसेस, मान लीजिए हमने ऐसे बोला, तो वहाँ पे ना आप बिटवीन लगाएंगे ना आप अमंग लगाएंगे, वहाँ पे क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। कट द केक इनटू 4 पीसेस। क्यों? क्योंकि जब किसी एक साबुत चीज़ को जब आप हिस्सों में काटते हैं, तोड़ते हैं या बांटते हैं, तब वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे इनटू का इस्तेमाल होता है। और ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए क्लास चल रही है, कई बार आपने देखा होगा क्लास में टीचर्स लोग होता है कंपटीशन या कोई गेम खिलवाते हैं, तो क्लास को टीम्स में बांट देते हैं। कहते हैं ये जो पहली रो है इसको टीम ए बोलेंगे, जो दूसरी मिडिल रो होती है उसको टीम बी, और जो तीसरी रो है उसको टीम सी। तो जब हम इसको बांटते हैं, क्लास तो कम्प्लीटली पहले से एक थी, लेकिन जब हमने इसको टीम ए, टीम बी, टीम सी में बांटा, तो आपने एक्चुअली बांटा किसको, आपने पूरी एक क्लास को 3 हिस्सों में बांट दिया, राइट। सो द क्लास इज डिवाइडेड इनटू टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। ओके, वहाँ पे अमंग या बिटवीन का इस्तेमाल नहीं होगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। कम ऑन टू द क्वेश्चन। कुछ दूसरा क्वेश्चन देखिए जो मैं बात कर रहा था इसके बारे में। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, ये क्वेश्चन आपको दिया है। बांटा किसको जा रहा है, वर्ल्ड को, यानी दुनिया को। दुनिया आज कितने टाइप के लोगों में बटी हुई है, 2 लोगों में बटी हुई है। कौन कौन, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स। लेकिन दुनिया तो एक है ना कंप्लीट। इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से 2 टाइप के लोगों में बांट रहे हैं, या 2 हिस्सों में आप बांट रहे हैं। एक वो जो सिगरेट पीते हैं और एक वो जो सिगरेट नहीं पीते। तो यहाँ पे आप किसी एक चीज़ को जब आप 2 हिस्सों में बांटेंगे या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बांटेंगे, राइट, वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे इनटू लगेगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका बिटवीन नहीं बल्कि क्या होगा, इनटू। आई होप ये क्लियर होगा आपको। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर से याद रखिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। अमंग, बिटवीन और इनटू तीनों में अंतर क्या होता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। प्लीज कम ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन सेज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बिसाइड दिस। मेरे पास इसके अलावा कोई भी और विकल्प नहीं है। ठीक है, यही इसकी हिंदी है, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कोई यहाँ पे क्या कोई गलती आपको दिख रही है, बताइए। Do you find any error? Yes, there is an error. कहाँ गलती है? I don't have any other option beside this कि besides this? क्या लगेगा, बताइए। Besides this होना चाहिए। Beside और besides में अंतर क्या है, नोट्स बनाते रहिए इसके। Beside का मतलब क्या होता है, beside जो लिखा हुआ है BESIDE, beside का मतलब क्या होता है, बगल में। फॉर एग्जाम्पल beside you, beside him, beside him, beside her, मान लीजिए कुछ भी ऐसा है, राइट। कम एंड सिट beside me, आओ मेरे बगल में आके बैठो, बगल में, बाजू में, जिसे आप कहते हैं, वो beside होता है। लेकिन इसी वर्ड के एंड में जब आप s जोड़ देते हैं, आपने सुना होगा लोग कहते हैं besides this, besides that, राइट, besides this topic। तो besides का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, के सिवा, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं के अलावा, इसके अलावा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, तो आप क्या बोलते हैं उससे, अरे यार इसके अलावा भी कोई और बात करा करो कभी, राइट। प्लीज़ टॉक समथिंग बिसाइड्स दिस, एस लगेगा वहाँ पे, बिसाइड्स होगा, बिसाइड नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम समथिंग, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, बिसाइड्स, एस लगेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मेरे पास इसके सिवा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बिसाइड नहीं बल्कि बिसाइड्स दिस होना चाहिए। सेंस समझिएगा, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। द कैट सडनली जम्प्ड ऑन द टेबल। द कैट सडनली जम्प्ड ऑन द टेबल। बिल्ली अचानक से टेबल पे कूद गई। तो अच्छी बात है, कूदना ही चाहिए उसको। लेकिन
यहाँ पे एरर क्या है? एरर ये है, यहाँ पे बताइए क्या एरर है? कुछ दिख रहा है आपको? मैं बताऊँ उससे पहले आप सोचिए क्या गलती है। आई होप आपको मिल गया होगा। याद रखिएगा, जंप्ड दिया है यहाँ पे, जंप्ड, राइट, कूदना। जंप्ड का मतलब एक्शन होता है। भाई देखिए, जब आप कूद रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी मोशन में होती है, और यहाँ पे ऑन नहीं होगा उस केस में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अपॉन होगा। ऑन नहीं बल्कि अपॉन होना चाहिए। फाइन। किस तरह से, क्यों ऐसा होना चाहिए? देखिए, ऑन का इस्तेमाल कब होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर रखी हो लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई गति ना हो, मोशन ना हो। इट शुड बी मोशनलेस, इट शुड बी अ स्टेशनरी बॉडी, गतिहीन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किताब टेबल पर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने टेबल होगा, टेबल पर किताब रखी है। किताब क्या उछल रही है क्या टेबल पे? नहीं ना, किताब टेबल पे चुपचाप क्या है? रखी हुई है। सो द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल कि अपॉन द टेबल? क्या बोलते हैं आप? ऑन द टेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किताब में कोई मोशन नहीं है, गतिहीन है, उसमें किसी प्रकार को कोई वेग नहीं है, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट व्हेन यू टॉक अबाउट अ बॉडी दैट इज केप्ट ओवर समथिंग बट इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मोशन विद इन इट, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, कोई मोशन नहीं, कोई चीज़ बस किसी चीज़ पर चुपचाप रखी हुई है, वहाँ पे क्या लगेगा? ऑन लगेगा। लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर मोशन में कूद करके आती है, उसको एक्शन में फेंका जाता है, या आती है एक्शन में, मोशन में वो चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से बिल्ली टेबल पर कूद गई। अरे भाई, बिल्ली टेबल पर कूद रही थी जब, सिंपल बात है, तो वो मोशन में उसकी बॉडी आई कि नहीं आई? उसके अंदर गति थी, वो वेगवान थी, राइट। तो आप यूँ कह सकते हैं, जब कोई बॉडी मोशन में किसी चीज़ के ऊपर कूदती है या फेंकी जाती है, रखी जाती है, इन दैट केस वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे लगेगा अपॉन। और ये हमें कैसे पता चल रहा है सेंटेंस में? जंप्ड वर्ड के थ्रू। जंप का मतलब है कि उसमें आप कूद रहे हैं, आप मोशन है आपके बॉडी में, राइट। अगर यहीं पे कैट जंप्ड के बदले दिया होता, कैट इज सिटिंग। सिटिंग का मतलब क्या है? चुपचाप बैठी है, बैठे। अभी आप भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं पे बैठे होंगे, तो आप मोशन में नहीं है ना, एक सिंपल बात है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ऑन। सिटिंग ऑन, तभी हम लोग बोलते हैं सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द बेड, राइट। लेकिन जब आप जम्प्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट, जम्प्ड, स्प्रैंग, पाउंस, इन सब का मतलब कूदना या झपटना होता है, राइट। तो जब भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे, आप क्या लगाएंगे वहाँ पे? अपॉन लगाएंगे। आई होप ये क्लियर है आपको। प्लीज़ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5th। द डाइवर divided, the sentence is, the diver dived in the deep pool, right? The diver dived in the deep pool. डाइवर कौन होता है? गोताखोर। डाइव का मतलब वो क्या होता है? गोता लगाना। डीप पूल पता ही है आपको, कोई भी पूल, जैसे स्विमिंग पूल होता है, कोई भी पूल हो सकता है ऐसा, राइट। तो गोताखोर ने गहरे पानी में या गहरे पूल में उसने गोता लगाया। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया, बस अंतर यह वहाँ पे ऑन था, यहाँ पे इन है। नोटिस करिए, द डाइवर डाइव्ड इन द पूल, इन द डीप पूल। इन होगा कि इनटू होगा? याद रखिएगा, जैसे ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस था? ऑन मोशनलेस होता है, राइट। अपॉन जब मोशन होगा बॉडी में, बिल्कुल वैसे ही आपका इन और इनटू होता है। इन मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ में रखी हुई है, किसी चीज़ के अंदर है, लेकिन उसमें कोई मोशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन द रूम, आप कमरे में बैठे हुए हैं, आपकी बॉडी में कोई मोशन नहीं है इस समय, आप बाहर नहीं निकल रहे कमरे के बाहर, कमरे की बाउंड्री के अंदर आप चुपचाप हैं, राइट। अब कमरे के अंदर आप टहल रहे हो, दौड़ रहे हो, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप कमरे के अंदर हैं चुपचाप से, सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए हमारा? यू आर इन द रूम, सिटिंग इन द रूम। इन द रूम केवल आप सिंपली आप बोल सकते हैं, इन और इनसाइड एक ही टाइप से होते हैं, बस इनसाइड में होता है, कोई चीज़ कवरिंग के अंदर होता है। तो फिलहाल इन में मोशन नहीं होता, लेकिन जब आप कमरे के अंदर आ रहे थे, यू केम इन टू द रूम, क्योंकि तब आप मोशन में एंटर कर रहे थे कमरे के अंदर, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कोई चीज़, जैसे अभी मैंने बताया आप कमरे के अंदर हैं तो आपने इन लगाया। अब ऐसा मान लीजिए कोई आदमी तालाब में कूद गया, तो जब वो कूदा तब उसकी बॉडी पानी के अंदर एंटर करी, है कि नहीं है? तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे कि द डाइवर डाइव्ड इनटू द पूल। इनटू द पूल क्यों? क्योंकि जब वो कूदा होगा तो उसकी बॉडी मोशन में पानी के अंदर गया होगा वो, तो मोशन के लिए हम यहाँ पे इनटू लगाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस भरमार है। एनडीए ले लीजिए, सीडीएस ले लीजिए,
बैंकिंग ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, आप जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे आपको पता होगा बेहतर। अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको गारंटेड मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है कि आप इसे स्किप नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रीपोजिशन के टाइम बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन देखिए, आई हैव बिन वर्किंग इन हेयर सिंस 3 months। आई हैव बिन वर्किंग इन हेयर सिंस 3 months। मैं यहाँ पे पिछले 3 महीने से काम कर रहा हूँ। क्या ये सेंटेंस सही है? बताइए। आई हैव बिन वर्किंग इन हेयर मतलब यहाँ पे 3 महीने से, क्या कोई गलती है? येस, देयर इज़ अ बिग मिस्टेक, देयर इज़ अ ब्लंडर मिस्टेक। व्हाट इज़ द मिस्टेक? यहाँ पे सिंस के बदले क्या होगा? फॉर होगा। सिंस यहाँ पे गलत दिया है। आई हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 months। ओके, फॉर 3 months। तो यहाँ पे सिंस गलत क्यों है? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सिंस गलत क्यों है, यहाँ पे फॉर क्यों लगेगा? इसका आंसर मैं अभी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन आप और देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ रेनिंग सिंस मंडे। फाइन, देखिए यहाँ पे भी सिंस आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोई एरर है? इट इज़ रेनिंग सिंस मंडे मतलब सोमवार से बारिश हो रही है, ठीक है। इट इज़ रेनिंग सिंस मंडे। डू यू फाइंड एनी एरर? क्या कोई गलती दिख रही है आपको? सिंस सही है, बताइए। यस, सिंस बिल्कुल सही है यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे नो एरर है? रॉन्ग, यहाँ पे एरर है। देयर इज़ अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। क्या आंसर होगा? इट इज़ रेनिंग नहीं होगा, इट हैज़ बिन रेनिंग होगा। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मंडे। इज़ रेनिंग गलत है, हैज़ बिन होगा। चलिए, अब ऐसा क्यों है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा जो मैंने लिखा है सामने। प्लीज सी एट योर स्क्रीन, आप देख सकते होंगे फॉर और सिंस करके 2 टेबल बनी है यहाँ पे छोटी सी। फॉर का इस्तेमाल कब होता है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। फॉर का इस्तेमाल तब होता है जब हम इनडेफिनेट टाइम की बात करते हैं। इनडेफिनेट टाइम का मतलब क्या होता है? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय कैसे पहचानेंगे? एग्जाम्पल देखिए, कभी भी आपके सामने अगर इस तरह की कोई भी टाइम लिमिट दी है, जैसे 2 महीना, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 साल, कई महीने, कई दशक, कुछ भी ऐसा अगर आ जाए, देख सकते हैं आप 2 months, 2 days, 2 weeks, 2 years, many years, several months, a decade, a millennium, a century, कुछ भी अगर ऐसा दिया हो जिसमें कि आपको सिर्फ ये बताया गया हो कितनी देर लगी किसी काम में। 2 महीने, 2 महीने का मतलब क्या हो गया? आप ध्यान से देखिए, 30 60 दिन। चलिए ऑन द सेफर साइड 61 दिन रखते हैं, 61 डेज रखते हैं, क्योंकि एक महीना 31 का होता है। अब हालांकि हमें ये नहीं मालूम है कि कौन से महीने हैं, राइट। केवल हमें ये मालूम है कि 60 दिन का टाइम है। 2 दिन का मतलब क्या होता है? 2 days। 2 days एक टाइम है, लेकिन ये एक इनडेफिनेट टाइम है। क्यों? क्योंकि 2 दिन का मतलब कितना हो गया? 48 आवर्स, 48 घंटे, राइट। 48 घंटे, कौन से 48 घंटे? कब से कब तक? ये तो नहीं बताया गया। 2 हफ्ते, 2 हफ्ते मतलब कितने दिन? 14 दिन, 14 डेज। कब से कब तक कैलेंडर पे? क्या आपको ये पता है? नहीं मालूम है। 2 years, 2 साल बीत गए। कौन से 2 साल? कब से कब तक? सन बताया गया है आपको? सन 2011 से आपका 12, सन 2015 से 16, 2 साल ऐसे ये होता है डेफिनेट टाइम। अगर मैं बोलूँ तो 2015 से 16 ये डेफिनेट टाइम होता है। लेकिन अगर आपने केवल बोला 2 साल, 5 साल से हम ये काम कर, अरे भाई कौन से 5 साल? स्पेसिफिक नहीं है, राइट। ऐसे ही कई साल से हम ये काम कर रहे हैं, कई महीने बीत गए, कौन से कितने महीने? ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ टाइम्स आर इनडेफिनेट टाइम। इसे हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट टाइम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर ध्यान दें, डेफिनेट टाइम क्या होता है? इधर देखिए सिंस के साइड में, राइट हैंड साइड पे देखिए सिंस क्या दिया है। सिंस का इस्तेमाल कब होता है? सिंस का इस्तेमाल डेफिनेट टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। इसे हम कई किताबों में पॉइंट ऑफ टाइम भी लिखा रहता है। फिलहाल मैं आपको बहुत सीधी भाषा में बता रहा हूँ। सिंस का इस्तेमाल डेफिनेट टाइम के लिए होता है। कैसे? डेफिनेट टाइम मतलब अगर आपको बोला गया है, जैसे कि मान लीजिए आप देख सकते हैं 5 AM, राइट, 5 बजे। 5 बजे एक डेफिनेट टाइम है, भले ही वो सुबह का 5 बज रहा हो चाहे शाम का 5 बज रहा हो, लेकिन ये क्लियर है कि घड़ी पे एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया है, राइट। इसलिए अगर जब भी आप बात करते हैं, वेन एवर यू टॉक अबाउट अ डेफिनेट टाइम की पहचान क्या होगी? एक ऐसा टाइम जहाँ पर आपको डेफिनेटली वो टाइम दिया हो जो कि घड़ी पे हो,
कैलेंडर पे हो, ऐसे टाइम को हम डेफिनेट टाइम बोलते हैं। एग्जाम्पल 5 बजे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 5 बजे से वो पढ़ाई कर रहा है या सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है, मान लीजिए किसी ने ऐसे बोला, तो 5 बजे एक डेफिनेट टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम है, घड़ी पे स्पेसिफिक कोई टाइम है 5 बजे का, भले वो सुबह का और शाम को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 बजे अपने आप में एक डेफिनेट टाइम है, इसलिए वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे सेंस लगेगा। सिमिलरली अगर आपको कोई मान लीजिए डेट दे दी गई है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 13 जुलाई, 13 जुलाई, राइट, 13 जुलाई से लेकर के आज तक यही चल रहा है मान लीजिए, तो कब से चल रहा है, जो डेट आपकी थी वो कौन सी है, 13 जुलाई, कैलेंडर पे देख सकते हैं डेफिनेटली, राइट, 13 जुलाई आपको, 13 जुलाई आपको कैलेंडर पे मिल जाएगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस 13 जुलाई आपका क्या होगा, एक डेफिनेट टाइम होगा, राइट। सिमिलरली अगर हमने कहा मंडे से बारिश हो रही है, देखिए अगर आपको भी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा हो, आपने याद होगा अगर आपको, इट इज़ रेनिंग सिंस मंडे, तो सिंस मंडे सही क्यों था, क्योंकि मंडे, देखिए यहाँ पे भी लिखा है मंडे एक डेफिनेट टाइम है, क्योंकि मंडे को आप पर्टिकुलरली ऐसे अगर दिन का नाम दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे या कुछ भी ऐसे दिया हो, तो इसका मतलब वो एक डेफिनेट टाइम है। सिमिलरली अगर आपको ईयर दिया है, ईयर का मतलब क्या है, अगर आपको ये बताया गया है कि सन, अभी मैं बता रहा था 2 साल बीत गए, 2 साल बीतने से नहीं होता, सन देखना होगा आपको, राइट। सो इन दैट केस याद रखिएगा, अगर 2011, 2011, 2021, 2020 इस तरह से अगर आपको बोला गया, 1991 ऐसे करके अगर आपको बताया गया है, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट ईयर। सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे क्या लगता है, फॉर और सिंस लगता है। फॉर लगता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, सिंस लगता है डेफिनेट टाइम के लिए। डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम कैसे होते हैं ये अब आपको क्लियर है, ठीक है। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा इन दोनों के साथ, फॉर और सिंस लगेंगे कब, ये लगते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। व्हाट इज अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कभी भी अगर आपको बताया गया है हैज़ बिन डूइंग, हैव बिन डूइंग, जिसमें कि बिन डूइंग करके अगर आया है आपका, राइट, BEEN बिन प्लस ING का इस्तेमाल करा गया है, हैव बिन डूइंग, हैज़ बिन डूइंग, अगर ऐसे बोला गया है तो ये होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, राइट। तो याद रखिएगा कहीं पे भी फॉर या सिंस लग रहा है तो वहाँ पे पर्टिकुलरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, राइट। तो आई होप क्वेश्चंस के ऊपर वापस आइए, 6th और 7th दोनों के ऊपर, जो दोनों साथ में लिखे हैं आप देख सकते होंगे कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। 6th क्वेश्चन, आई हैव बिन वर्किंग इन दिस, आई हैव बिन वर्किंग हेयर सिंस 3 months। देखिए 3 months क्या है, एक इनडेफिनेट टाइम है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर 3 months, ओके। सिमिलरली 7th क्वेश्चन देखिए, इट इज़ रेनिंग सिंस मंडे, राइट, इट इज़ रेनिंग सिंस मंडे, सिंस मंडे दिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन मंडे से लेके अभी तक बारिश होती आ रही है, तो यहाँ पे सिंस लगा है तो यहाँ पे इज़ रेनिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैज़ बिन रेनिंग होगा। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। लेट अस कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए, ये एक बहुत यूँ कह सकते हैं बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन ये पक्का आने वाला क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार ये क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ही एंटर्ड इनटू द रूम क्वाइटली, राइट, इसमें एरर बताना है। ही एंटर्ड इनटू द रूम क्वाइटली, वो चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ, प्रवेश किया उसने, राइट। कोई गलती है, यस देयर इज़ अ बिग मिस्टेक। एंटर्ड के साथ इनटू कभी नहीं लगता, ये याद रखेगा, ये सुपरफ्लुअस होता है। सुपरफ्लुअस बोले तो मतलब सीधी भाषा में अगर हम कहें रिपीटेटिव होता है, बेवजह उस चीज़ को रिपीट करा जा रहा है, उसे सुपरफ्लुअस कहते हैं, राइट। एंटर्ड इनटू साथ में सुपरफ्लुअस है, यानी रिपीटेटिव, रिडंडेंट है जैसे आप कहते हैं, राइट। एक बात बताइए, एंटर्ड का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। ऑब्वियसली आप कहीं किसी जगह में, किसी कमरे में, किसी बिल्डिंग में, कहीं पे भी आप उस जगह में प्रवेश करेंगे, में ही तो करेंगे कि नहीं करेंगे, बाहर थोड़ी निकल जाएंगे। प्रवेश करने का मतलब है, प्रवेश करने का मतलब क्या होता है, प्रवेश करने का मतलब है कि आप अंदर जाएंगे। तो जब आप अंदर जाएंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे जब एंटर्ड लगा है तो इनटू क्यों लगा रहे, क्या ये रिपीटेटिव नहीं है। इनटू का मतलब भी क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, इन और इनटू। इनटू जब आप मोशन में कहीं पे अंदर जा रहे हो, किसी चीज़ में आप एंटर कर रहे हो, मोशन होता है जब बॉडी में। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको, एंटर्ड के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं होता है। और आपको ये बात ज़रूर याद रखनी है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन NDS CDS दोनों का है, रिमेंबर दिस। इवन एयरफोर्स XY ग्रुप की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली याद रखिए, सारे क्वेश्चंस आपके लिए भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंटर्ड के साथ इनटू नहीं लगेगा, सिंपल क्या होगा, ही एंटर्ड द रूम क्वाइटली। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जल्दी से,
द रीज़न वाई ही फेल्ड वॉज बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस। ये इसमें एरर निकालना है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। द रीज़न वाई ही फेल्ड वॉज बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस। जिस कारण से वो फेल हुआ वो क्या था? वो उसका इग्नोरेंस था। मतलब एक तौर से लापरवाही, राइट? तो ये है। तो इसमें कोई एरर निकालना है हमको को। यहाँ पे कोई एरर है? देखिए, कोई आपको दिख रहा है? पहले आप बताइए, कोई एरर यहाँ पे दिख रहा है? देखिए ध्यान से। द रीज़न वाई ही फेल्ड वॉज बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस। ओके, लेट मी टेल यू। याद रखिएगा, यहाँ पे गलती है बिकॉज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बिकॉज की कोई जगह ही नहीं है, बिकॉज ऑफ पूरा हट जाएगा, राइट? क्यों? सवाल ये है क्यों, वाई। रीज़न का मतलब क्या होता है बताइए? रीज़न का मतलब होता है कारण, राइट? कारण, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हमने बात करी रीज़न की, तो रीज़न का मतलब ऑलरेडी जब वो कारण है, और बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि का मतलब क्या होता है? अरे भाई क्योंकि क्यों किस लिए बोलते हैं आप? कारण बताने के लिए ही तो बोलते हैं किसी चीज़ का। मैं नहीं आ पाया बिकॉज दिस हैपेंड, मतलब क्यों किया ऐसा हुआ, रीज़न ही तो बता रहे हैं। तो जब रीज़न इधर भी दिया है, रीज़न यहाँ पे बिकॉज लगा है साथ में, ये आपको नहीं लगता रिपीटेटिव है दोनों? जैसे याद करिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन था एंटर के साथ इनटू नहीं, बिल्कुल वैसे याद रखिएगा। रीज़न के साथ बिकॉज या ड्यू टू का इस्तेमाल कभी भी नहीं होता। ना बिकॉज लगेगा ना ड्यू टू लगेगा, और कोई भी वो वर्ड वहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ड रीज़न दिया हुआ है। व्हेन इट इज़ ऑलरेडी गिवन, व्हाई डू यू नीड टू रिपीट समथिंग एल्स, राइट? सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये रिपीट नहीं होना चाहिए। और आपका एरर क्या है? यहाँ पे बिकॉज ऑफ पूरा हट जाएगा। करेक्ट क्या बनेगा? द रीज़न वाई ही फेल्ड वॉज बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस के बदले द रीज़न वाई ही फेल्ड वॉज हिज इग्नोरेंस। सीधे वॉज हिज इग्नोरेंस होगा, ठीक? सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एक चीज़ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड कुछ और प्रीपोजिशंस है। मान लीजिए कल को पेपर में आ जाए, सो आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू सफ़र एट एनी कॉस्ट, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं इसको। देखिए, आप देख सकते हैं बिकॉज, ड्यू टू, ओइंग टू, तीनों दिए हैं साथ में, राइट? तीनों का इस्तेमाल देखिए किस लिए होता है? रीज़न के लिए। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? के कारण मतलब भी वही तो होता है, क्योंकि, रीज़न के लिए। ओइंग टू, शायद कई लोगों ने ना सुना हो, लेकिन आप जान लीजिए इसका मतलब भी सेम वही होता है, बिकॉज और ड्यू टू की तरह, के कारण, राइट? जैसे ओइंग टू दिस फैक्टर, ऐसा नहीं हो पाया, हम ऐसा नहीं कर पाए, ओइंग टू दिस मतलब बिकॉज ऑफ दिस। ओइंग टू का भी वही मतलब होता है जो कि बिकॉज और ड्यू टू का मतलब होता है, सेम होता है, सब सिनोनिम है आपस में, राइट? और तीनों प्रीपोजिशंस है। तीनों का इस्तेमाल रीज़न देने के लिए, कारण बताने के लिए होता है। बट याद रखिएगा, तीनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए सामने क्या होता है। बिकॉज का इस्तेमाल इंडिविजुअल लेवल पे किया जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे मतलब कैसे? एक व्यक्ति के स्तर पे जब वो अपना किसी चीज़ के ना हो पाने का कारण जब वो समझाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लेट मी जस्ट इमेजिन वन थिंग। आप स्कूल जा रहे थे, या हो सकता है आप बड़े बच्चे हो, कॉलेज जा रहे थे, राइट? तो आप कॉलेज गए, लेकिन आपने बंक मार दिया, आपने बीच में गोला मार दिया, राइट? नाउ इत्तेफाक से उसी दिन आपके टीचर ने भी आपको गोला मारते हुए देख लिया, राइट? बंक मारते हुए। उन्होंने आपके घर पे कॉल कर दिया, राइट? घर वाले, फिर क्या था, बैठक लगेगी, टीचर सामने बैठे, घर वाले सामने बैठे, और अब पूछा गया, हाँ भाई कहाँ थे बताओ। तो अब आप वहाँ पे अपनी सफाई देंगे, वहाँ पे आप अपना रीज़न देंगे। क्या बोलेंगे? मैं कल स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि मुझे कहीं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से जाना था। वो बात अलग है कि आपकी आरती तब भी उतारी जाएगी ऐसा रीज़न देने पे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात प्रीपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। क्या कि आप यहाँ पे एक इंडिविजुअल रीज़न दे रहे हैं अपनी बात का, और वो रीज़न क्या है? आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, है या नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट। आप इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पे समझा रहे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? बिकॉज लगेगा। क्लियर है आपको? जब आदमी व्यक्तिगत स्तर पे किसी चीज़ का स्पष्टीकरण देता है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? बिकॉज। इवन यहाँ तक कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी किसी चीज़ का कारण बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ यू। एक इंडिविजुअल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? वहाँ पे आपने क्या लगाया? बिकॉज। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। बिकॉज छोटे स्तर पे होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम, लेकिन अच्छे किसी रीज़न देने के लिए होता है, कभी मतलब वैलिड रीज़न को समझाने के लिए होता है, लेकिन इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्तर पे होता है,
राइट। अगला देखिए ड्यू टू। ड्यू टू कब इस्तेमाल होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? भाववाचक संज्ञा। मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जो कि किसी ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर ना हो, मतलब किसी व्यक्ति को रीज़न बताने के लिए नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत थोड़ा सा सामाजिक रीज़न होता है, जब आपके साथ कई लोग इफेक्ट हो रहे होते हैं, तब वहाँ पे ड्यू टू। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे ड्यू टू पावर्टी, गरीबी के कारण, राइट, गरीबी के कारण हम लोग अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए, ठीक है, गरीबी के कारण हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। ड्यू टू पावर्टी वी कुड नॉट कंप्लीट आवर स्टडीज। एक और एग्जांपल, बिजली कट जाने की वजह से, राइट, हमारी कॉलोनी में बिजली कट जाने की वजह से, आप देखिए नोटिस करिए, आपकी कॉलोनी तक ही सीमित है, बात बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण बात है, राइट। हमारी कॉलोनी में बिजली कट जाने की वजह से अंधेरा हो गया। ऑब्वियसली उजाला तो हो नहीं जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। सो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी पावर कट इन आवर एरिया वी ऑल वेंट इनटू डार्क, राइट। सो यहाँ पे जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पहली बात अगर आप ध्यान दें, इलेक्ट्रिसिटी पावर कट अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बात हो रही है, किसी फैक्टर के बारे में, फिनोमिनन के बारे में बात हो रही है, राइट। किसी भी कारण को जब आप बताते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है? ड्यू टू लगाते हैं। कैसा कारण? एक ऐसा कारण जो कि केवल आप ही के स्तर पे नहीं, कई लोगों के स्तर पे हुआ हो, और इसके अलावा वो बेसिकली किसी ह्यूमन से ओरिएंटेड ना हो, राइट। कोई फिनोमिना हो, कोई फैक्टर हो। जैसे फॉर एग्जांपल गरीबी एक फैक्टर है, बिजली कट जाना एक फैक्टर है, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लगाया है? ड्यू टू, ठीक है। अगला देखिए, ओइंग टू। ओइंग टू का इस्तेमाल बहुत बड़े कारणों के लिए होता है, बिग रीज़न, और बहुत बड़े स्केल पे जब आप किसी चीज़ का रीज़न बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए एक छोटी सी, एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ। इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था आपका एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है इंडिया में? मॉनसून के ऊपर निर्भर करता है। तभी आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर में, मॉनसून कैसे आएगा, इस बार कितना आएगा, इस बार क्या होगा, कम बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे डिस्कशंस अक्सर जो होता है चलते रहते हैं, टीवी न्यूज़ में भी और न्यूज़पेपर्स में भी। आपने सुना होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, IMD ने जो है फोरकास्ट करा है कि इस बार मॉनसून नॉर्मल होगा, इस बार कम होगा एंड ऑल दैट। क्यों बताते हैं इतना डिटेल में? अरे भाई बारिश हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका कारण ये है, ये केवल इंडिविजुअल लेवल पर बात नहीं है या 2-4 लोग की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। अगर बारिश नहीं होगी, किसान को सिंपल सी बात है, वो अपनी फसल नहीं उगा पाएगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, भाई कितना वो अपने आप से इरिगेट करेगा, ठीक है। अगर फसल नहीं होगी तो एक सिंपल सी बात है, अगर फसल नहीं होगी तो सिंपल बात है, हम लोग खाएंगे क्या? और अगर फसल नहीं होगी तो हम लोग एक्सपोर्ट क्या करेंगे? एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स होंगे, हमारे पास जो यूँ कह सकते हैं, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, जो हमारी इनकम होगी वो लो हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल फैक्टर है कि अगर बारिश नहीं होती है, बारिश होना केवल ये नहीं है केवल आपके ऊपर है, अरे भाई हमें बारिश पसंद नहीं है तो ना हो। कई लोग आपने देखोगे बेहूदगी की बातें करते हैं, अरे हमें नहीं पसंद है बारिश। इट्स नॉट अबाउट यू और इट्स नॉट अबाउट एनी बडी इंडिविजुअल, राइट। इट्स नॉट अबाउट एनी इंडिविजुअल, इट्स अबाउट द होल नेशन, बिकॉज आवर इकोनॉमी लाइज एंड रेस्ट्स अपॉन मॉनसून्स। तो मॉनसून का सही समय पे आना बहुत आवश्यक है, राइट। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इतने बड़े फैक्टर के लिए अगर आप बात करें तो वहाँ पे क्या लगेगा? ओइंग टू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा इस साल फसल का उत्पादन बहुत कम हुआ बारिश ना होने की वजह से, या बारिश बहुत कम होने की वजह से, राइट। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? यहाँ पे हम बिकॉज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम ड्यू टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ओइंग टू लगाएंगे, राइट। जैसे कि ओइंग टू लो रेनफॉल, ध्यान से सुनिएगा, ओइंग टू लो रेनफॉल द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दिस ईयर वॉज वेरी लो। Owing to low rainfall, the agricultural production this year was very low. ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा। Owing to बहुत बड़े रीज़न के लिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द हंटर शॉट द बर्ड डैश अ गन, फिल इन द ब्लैंक दिया है। प्रीवियस ईयर पेपर NDA क्वेश्चन 2015 का है, राइट। ध्यान से देखिएगा, द हंटर शॉट द बर्ड डैश अ गन, शिकारी ने चिड़िया को बंदूक से मारा। इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। क्या लगेगा? ऑप्शंस देखिए, बाय और विद दिया है।
आंसर क्या होगा? ना आई नो मेजॉरिटी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग बाय अ गन, बाय का प्रयोग होगा, क्योंकि बाय का मतलब द्वारा होता है और विद का मतलब क्या होता है? साथ। तो विद तो कहीं सेंस नहीं बना रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बाय। हाउएवर माई फ्रेंड्स, यू आर टोटली रॉन्ग। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे विद होगा। याद रखिएगा, बाय का इस्तेमाल लिविंग बीइंग के लिए होता है। बाय का इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है, जैसे बाय का इस्तेमाल यातायात के साधनों के लिए भी होता है। आपने सुना होगा बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, ये भी होता है। लेकिन अगर आप जब भी आपने देखा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस, याद होगा आपने पढ़ा है दिस वर्क इज़ डन बाय हिम, डन बाय यू, डन बाय देम, बाय हिम, बाय देम। याद रखिएगा, बाय के बाद हमेशा लिविंग बीइंग लगता है। लिविंग बीइंग का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ किसी चीज़ के द्वारा हुई, जिसके द्वारा हुई, कोई इंसान होना चाहिए, कोई जानवर होना चाहिए, या कोई भी ऐसा लिविंग बीइंग, पेड़ पौधा होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर लिविंग बीइंग नहीं है तो वहाँ पे बाय नहीं लगेगा। नोटिस करिए, मारा किसने? चिड़िया को शिकारी ने मारा, ट्रू। किससे मारा? किसके द्वारा मारा? अरे हाथी से मार दिया क्या पकड़ करके? नहीं ना। किससे मारा? बंदूक से मारा। तो बंदूक इज लिविंग और नॉन लिविंग? गन आपकी लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए बाय लग ही नहीं सकता। याद रखिएगा, नॉन लिविंग के लिए ऐसे केस में क्या लगता है? विद लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा विद द हेल्प ऑफ अ गन, ऐसे करके भी बोलते हैं, राइट। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ऐसे करके बोलते हैं। तो विद का इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट विच इज़ बीन कवर्ड ओवर हेयर। सो आई होप गाइस दिस पोर्शन इज़ वेरी क्लियर। मैंने आपसे पहले कहा था, आप इसका टाइम लिमिट देख सकते हैं, ऑलरेडी 41 मिनट से ऊपर हो चुका है। ये चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर होता, हालांकि फिर भी मैंने इसको, अगर मैंने कोशिश की है बहुत कम से कम इन द लीस्ट पॉसिबल वे, इन द बेयर मिनिमम टाइम आई हैव ट्राइड टू कवर इट अप। अगर मैं नॉर्मली जब क्लास में पढ़ाता हूँ इस चीज़ को, जब लेक्चर्स लेता हूँ ऑफलाइन, तो कम से कम मैं इसको 2 घंटे पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, राइट। जैसे फ्रेजल वर्ब हो गया। फ्रेजल वर्ब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होती है। यूँ समझिए, जो मैंने आपको बताया ये 50% है प्रीपोजिशन का, रिमेनिंग 50% फ्रेजल वर्ब से आता है आपका। जैसे आपने सुना होगा ब्रेक अप, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू, ब्रेक ऑफ, ये सब फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। उनको भी मैं किसी दिन कवर करूँगा अगर समय मिला तो, राइट। फ़िलहाल अभी के लिए मैंने आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल ऑफ द थिंग्स इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। आई हैव ट्राइड टू मेंटेन द इंक्लूसिविटी ऑफ दिस टॉपिक एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप इतना ही कर लेते हैं पेपर में, आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो प्रपोजिशंस के आएंगे, यू वुड बी इन अ पोजिशन to handle them very efficiently. That is my word to you, right? Provided अगर आपने इसके proper notes बनाए हो, right? And you must have also be revising the same again and again. Okay? So I hope this is clear to everybody. I hope the things were easy for you to understand. We have tried to cover up the topic along with the questions over here. Okay? If you have any doubt, guys, please let me know in the comment section. And if you like our initiatives, please do like, share and subscribe and forward it to those fellow aspirants. Okay? So thank you for the day and we'll keep it till here. Thank you.